Hello and welcome, my dear friends of 12th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of English. And in this lecture, we are going to discuss the first chapter of our textbook Vistas, which is actually a supplementary reader for 12th class. Okay, supplementary reader का पहला lesson जो है आज हम उसकी चर्चा करेंगे. The title of the lesson, as you can see on the board, I have already written it. The third level, which is written by Jack Feeney. Okay, I will just try and do this summarization of the lesson in my own way rather than reading the entire story. Okay, because most of the story part is written in a descriptive manner, so we will go by just doing the summarization of the story in this lecture. Okay, so after watching this lecture, I would strongly recommend you to read the story at least twice in order to understand the story fully. Okay, fine. Now, the story, the third level, written by Jack Feeney, is basically a psychological account of his own personal experiences. जैक फिनी जो कि एक नरेटर है स्टोरी के और एक्चुअली उन्होंने एक कह सकते हैं कि एज अ नरेटर ही हैज ट्राइड टू make a unique identification of the narrator in the story. और नरेटर का नाम जो है वो स्टोरी में चार्ली है. And then we will again come across another character in the story who is Sam, जो कि नरेटर के साइकियाट्रिस्ट है. ये दो स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं. Now before discussing the story, I would just like to try to focus on the general human tendency, especially in terms of psychology. ठीक है, इंसान का साइकोलॉजी जो है वो ऐसा होता है कि sometimes some of the harsh facts of reality of the present world, it is like they are very very difficult for everybody to digest. ठीक है, लाइफ की जो रियलिटी होती है वो कई बार हमें उसको डाइजेस्ट करने में हमें बहुत दिक्कत पड़ती है. इसलिए वो रियलिटी और खास करके ऐसे प्रॉब्लम्स जिसका सोल्यूशन अगर हमें नहीं मिलता है तो वो प्रॉब्लम से या तो वो रियलिटी से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं. इट इज अ गुड थिंग टू कीप अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. दैट इज गुड थिंग, बट इन अ पॉजिटिव वे. In case if we try to involve in some kind of creative hobby, okay, काफी लोग ऐसा हॉबीज रखते हैं जैसे कि हॉबी कुकिंग करना, सिंगिंग करना, कोई ना कोई चीज जो है वो साइड में सीखना, then stamp collecting, okay, and so many other, clicking the photographs. आजकल का तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया को ब्राउज करना, इंटरनेट सर्फ करना, नॉलेज प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, म्यूजिक सुनना, वन ऑफ द काइंड ऑफ इजीएस्ट हॉबीज दैट वन शुड हैव. ठीक है, तो इस तरह से हॉबी इंसान रखता है अपनी लाइफ में ताकि अपनी रूटीन लाइफ से उसको राहत भी मिल सके एंड सम ऑफ द डिफिकल्ट थिंग्स एसोसिएटेड विद हिज और हर लाइफ द पर्सन कुड स्टे अवे फ्रॉम इट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. और ऐसी हॉबी जो है वो इंसान का स्ट्रेस को दूर रखने में भी हेल्पफुल होती है. सो इट्स गुड थिंग टू हैव सच काइंड ऑफ हॉबीज. बट सम पीपल हैव द टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग अ सॉर्ट ऑफ इमेजिनेटिव वर्ल्ड अराउंड देम. उनके दिमाग में या तो उनके आसपास वो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का सर्जन कर देते हैं और उतना उसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड उनको लिटरली रियल लगता है, हालांकि ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं. ओके, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म सच काइंड ऑफ इमेजिनेटिव वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, बट स्टिल द पर्सन डेवलप्स द टेंडेंसी ऑफ टर्निंग द इमेजिनेटिव वर्ल्ड इनटू अ काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड. दे वुड ट्राई टू टर्न द रियल वर्ल्ड in such a way that they would literally try to convince the other people also to take it as a real world. ठीक है, और दूसरे लोगों को भी वो कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि ये वर्ड जो है वही रियल वर्ड है. ऐसी ही बात जो है वो इस स्टोरी में हमें बताई गई है थर्ड लेवल पे. ओके, तो जो दो कैरेक्टर का मैंने बात किया वो तो है ही नरेटर हिमसेल्फ, his name is Charlie, and then we will also come across a psychiatrist named Mr. Sam. ठीक है, और
in this story, during the course of the story, we are going to discuss about Grand Central Station, जो कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन है जहां से आप अलग अलग शहरों में या तो ऑब्वियसली स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो यूएस का है, ठीक है। तो राइटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का हर रोज उपयोग करते हैं। Apparently the story starts with the present situation, the present time, somewhere around 1980s, वो उसका present time है। तो हर रोज वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि ट्रेन स्टेशन है उसका उपयोग करते हैं। उनकी तरह हजारों लोग ऐसे हैं जो इस रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं ऑफिस आने जाने के लिए। तो ये उनका एक रूटीन है, इट्स काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज एसोसिएटेड विद हिम एंड लाइकवाइज so many other people who commute from home to work and work back to home after completing work in the evening time, ठीक है। तो एक बार ऐसा होता है अचानक से कि राइटर को, मैं आपको वापस याद दिला दूं कि राइटर का ये एक इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस है, उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। And the writer himself is suffering from some kind of psychological trauma, we can say. ऐसा नहीं कि उनकी कोई मेडिकल कंडीशन खराब थी, ऐसा कुछ नहीं है। But some of the harsh realities of his personal life, he wouldn't want to face them any further, or else he just wanted to, he just wanted to be away from those realities, away. कि काश मैं इस दुनिया से अलग होके कोई दूसरी दुनिया में चला जाऊं तो कितना बेहतर होगा, कम से कम ये सारे प्रॉब्लम्स से तो छुटकारा मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा, और उनका भी एक हॉबी है, he also has a very good hobby of collecting stamps। तो ऐसे ही जो इंसान होते हैं उनका ये भी एक हॉबी होता है कि पुराने स्टैम्प्स वो इकट्ठा करते हैं। हालांकि हॉबी बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन पुराने स्टैम्प्स इकट्ठा करना और उसी बहाने से पुराने टाइम से एक एसोसिएशन बना देना, कुछ ज्यादा ही एसोसिएशन बना देना, वो एक खतरनाक चीज हो सकती है अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन के लिए। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे हो जाती है राइटर के, नरेटर के साथ। ओके, सो अपेरेंटली द नरेटर वाज once upon a time, on one day actually, was when coming downstairs on the Grand Central Station in order to go back home, ठीक है। तो उनको पता है कि in the present situation the Grand Central Station जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेस जो है वो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस स्टोरी का। Grand Central Station is basically having 2 levels, ठीक है। मेन सिटी एरिया में जाने के लिए एक लेवल है और सबर्ब्स एरिया में जाने के लिए दूसरा लेवल है। Okay, so once when he was trying to go to the second level and then he tried to go further down, ठीक है, सेकेंड लेवल से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो उनको बहुत अजीब सा ऐसा लगता है and he became more curious to go for even further down, ठीक है। तो वो सेकेंड लेवल से भी नीचे का एक लेवल है जो कि एक स्लोप के थ्रू नीचे के लेवल में जा सकते हैं। ओके, एक स्लोप जैसा एरिया है, वहां पे पहुंचने के बाद उनको अजीब सा लगता है कि जो रेलवे स्टेशन जनरली एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उन्हीं की तरह हर रोज कोट और टाई और फॉर्मल ड्रेसिंग्स पहन के, सर पे कैप पहन के रखा है, हैट पहन के रखा है, वैसे ही हजारों लोग आते जाते रहते हैं। वंस ही एंटर्स टू दिस Grand Central Station, everything looks normal to him, but सेकेंड लेवल, एक बार ऐसा होता है कि सेकेंड लेवल पार करने के बाद वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, वहां पे कोई नहीं होता है, राइटर अकेले होते हैं। He kept on going to a passage, a kind of narrow passage, and strangely at that place he did not find anyone else, वहां पे कोई उनको दिखता नहीं है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पे स्टेयर्स आते हैं, सीढ़ियां आती है, उसके थ्रू वो नीचे उतरते हैं। एंड आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ही सडनली फाउंड सम पीपल ओवर देयर स्टैंडिंग वेटिंग फॉर द बस, ट्रेन। ओके, तो ट्रेन का इंतजार करते हुए कुछ लोग उनको दिखते हैं। एंड देन ही ऑल्सो फाउंड द टिकट विंडोज,
ओके, एक रेलवे स्टेशन पे टिकट विंडो जो दिखाई देती है वो भी उनको दिखता है. बट स्ट्रेंजली this is not exactly the kind of railway station that he has been observing for a long time on daily basis. ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है जो हर रोज वो ऑब्जर्व करते हैं. Likewise, the people are also not looking with whom he comes across every now and then, every day. ठीक है, आज के प्रेजेंट सिचुएशन में, आज के मॉडर्न जमाने में जो लोग उनके सामने आते जाते रहते हैं वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं ये. ओके, बहुत ही अलग तरीके के लोग हैं ये. एंड उनकी लंबी लंबी मूछें हैं, बाल लंबे लंबे हैं, और ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा है कि जैसे आज से 100 साल पहले लोग पहना करते थे वैसे उनके ड्रेसिंग्स हैं. सो द राइटर बिकेम मोर क्यूरियस टू फाइंड आउट द फैक्ट अबाउट दिस सिचुएशन. उनको पता तो चल जाता है कहीं पे, अनकॉन्शियस माइंड में उनका पता चल जाता है कि वो कोई पुराने जमाने में, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई, आपने देखा ही होगा अगर हॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखते हो तो, कि टाइम मशीन के जरिए मूवीज के कैरेक्टर जो है वो पास्ट के टाइम में चले जाते हैं एंड देन दे वुड कम बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन. एंड देन मूवी में तो ऐसा भी बताते हैं कि वो फ्यूचर के टाइम में भी चले जाते हैं कि आज से 100 साल के बाद या 200 साल के बाद, ऐसा भी होता है. तो यहाँ पे राइटर को ऐसा लग रहा है कि वो पास के कोई समय में आ गए हैं. बट जस्ट इन ऑर्डर टू फर्दर क्रॉस वेरीफाई द हिज ओन बिलीफ, वो आसपास थोड़ी और नजर डालते हैं. एंड देन ही केम अक्रॉस अ न्यूज़पेपर. द वर्ल्ड उस न्यूज़पेपर का नाम है. जैसे ही न्यूज़पेपर का वो टाइटल देखते हैं उनको पता चलता है कि ये तो वो न्यूज़पेपर है जो सालों पहले ऑलरेडी बंद हो चुका है. अभी तो ये न्यूज़पेपर चल ही नहीं रहा है. सो हाउ कम इट वुड बी पॉसिबल फॉर दैट न्यूज़पेपर टू कम एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन. ठीक है, उनको पक्का विश्वास बैठ जाता है कि हो ना हो, लेकिन कुछ भी तरह से, कोई जादुई तरीके से मैं पास्ट के इस माहौल में आ गया हूं, ऐसा उनको विश्वास हो जाता है. But he did not get frightened. He wanted to enjoy this situation. ठीक है, और उसको ये होता है कि चलो अच्छा है मैं पुराने जमाने में आ गया. तो पुराने जमाने के किसी शहर में जाते हैं और देखते हैं वहां पे क्या है. ठीक है, so he promptly went to one of the ticket windows and asked for one ticket for going to Galesburg. ठीक है, गेल्सबर्ग एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा टाउन, उन्होंने सुना था नरेटर ने कि पुराने जमाने में गेल्सबर्ग एक बहुत ही अच्छा टाउन हुआ करता था. वहाँ पे बड़े बड़े घर और बहुत ही खुले मैदान, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग है, और बहुत ही फुल ऑफ हॉस्पिटैलिटी वाले हैं. ठीक है, तो वो टाउन में जाने की उनको अचानक से इच्छा हो जाती है. तो टिकट विंडो पे जाके वो टिकट मांगते हैं. ठीक है, क्लर्क से, और पैसे भी देते हैं टिकट लेने के लिए. बट सरप्राइजिंगली द क्लर्क refused to give him a ticket because the thing that the narrator was offering was not the money that was prevailing at that time. ठीक है, क्लर्क ये साफ इनकार कर देता है कि आप जो दे रहे हो ये पैसे नहीं है, कोई और चीज है, और आप चीटिंग करने का कोशिश कर रहे हो, आपको टिकट नहीं मिलेगा, और ज्यादा होशियारी करोगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे राइटर को अब क्या करूं मैं, ऐसा हो जाता है कि उनके पास उस जमाने की तो करेंसी थी नहीं अब जेब में. जो कोई भी करेंसी था दैट बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम, और उनको ये तो पता ही था कि पुराने जमाने में जो करेंसी थी दैट वाज लुकिंग टोटली डिफरेंट देन हाउ इट वाज लुकिंग राइट नाउ. नोट्स जो थे वो काफी बड़े थे साइज वाइज, और करेंसी के यूनिट भी अलग थे, कुछ काफी कुछ अलग था. सो ही डिसाइडेड कि चलो ये जर्नी जो है उसको हम नेक्स्ट डे को पोस्टपोन करते हैं. तो तुरंत वो 3rd लेवल से बाहर आ जाते हैं, 2nd लेवल के थ्रू. टोटली ही केम आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से टोटली बाहर आ जाते हैं. देन ड्यूरिंग द स्टोरी व्हाइल रीडिंग दिस came to know that he was now in a present situation. ठीक है,
अब वो वर्तमान में आ जाते हैं वापस, ये सोच के कि कल यानी ऑन द नेक्स्ट डे ही वुड बाय सम ऑफ द ओल्ड करेंसी बाय गिविंग द मॉडर्न करेंसी, क्योंकि ऐसी कुछ कुछ जगहें थी, ऐसी ओल्ड कॉइन शॉप्स थी, वहां पे आज की करेंसी को देके ओल्ड करेंसीज को खरीदिए जा सकते थे। हाँ, ओल्ड करेंसी को बाय करने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, in the story it has been explained that in order to buy $200 the narrator was supposed to pay $300। ठीक है, नरेटर को पुरानी करेंसी $200 बाय करने के लिए $300 देनी पड़ती थी। ऐसा ट्रेडिंग था एक टाइप का वो, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ओल्ड करेंसी वॉज वेरी वेरी रेयर एंड दैट वॉज द रीजन वाई it was being sold by some people or some shop owners at a higher price। लेकिन ये चीज को माइंड ना करते हुए राइटर फिर भी उसको खरीद लेते हैं। He offered one of the shop owners $300 bills। ठीक है, एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में नोट्स को बिल्स कहा जाता है, करेंसी के नोट को बिल्स कहा जाता है। तो $300 के बिल्स को देके वो $200 बाय कर देते हैं। एंड नाउ he decides to get it to third level थ्रू द रेलवे स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें एंटर होके फर्स्ट लेवल एंड देन ही पास्ड ऑन टू द सेकेंड लेवल, वहां पे तो आ जाते हैं। बट स्ट्रेंजली दिस टाइम अराउंड वो थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, उनको दुख होता है और थर्ड लेवल पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। घर पे आके वो बात करते अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ का नाम लुइजा है, एक्चुअली यहाँ मैंने लिखा नहीं, बट यू जस्ट नॉट टू रिमेंबर दैट नेम। लुइजा उनकी वाइफ का नाम है नरेटर की, और उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि उनके पति जो है नरेटर, उनके हस्बैंड अजीब सी बातें करते हैं। ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर इवन हमें भी कोई सुना है आके कि यार मैं थर्ड लेवल पे जाके आया, वहां पे पुराने टाइम पे जाके आया, आज से 100 साल पहले के टाइम पे जाके आया, तो हम उसको पागल समझेंगे, या तो यूं समझेंगे कि इसको कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, तो उसको ठीक करना चाहिए। तो उस इरादे से लुइजा अपने हस्बैंड को यानी नरेटर को लेकर सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास चली जाती है। साइकियाट्रिस्ट उनको बताते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। समटाइम्स द पीपल डेवलप्स द टेंडेंसी of going away from the bitter and the harsh realities of life in order to avoid the present prevailing difficult and harsh situations, or in order to avoid the problems of the present situation। आजकल की दुनिया में हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वॉर की समस्या, पैंडेमिक की समस्या होती है, लोगों की भी समस्या होती है। इंसान बहुत सारे स्ट्रेस के अंडर में जीता है। ठीक है, इसलिए रियलिटी से भागने की इंसान कोशिश करता है। ठीक है, और उस कंडीशन को साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो अभी आप फेस कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उसका मतलब ये होता है कि जनरली जो ड्रीम हम देखते हैं वो रात को सोते वक्त देखते हैं। ओके, लेकिन ये वाला ड्रीम जो है वो जगते हुए इंसान देख रहा है, एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट इट्स अ काइंड ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वो एक ऐसा ड्रीम है जो आप अपनी विश को फुलफिल कराता है। सपनों में आप अपनी विश फुलफिल करते हो, सपने देखकर, और वो भी चलते फिरते। आप सो नहीं रहे हो, आप जग रहे हो। यू आर अवेक, यू आर फुल्ली अवेक, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, and still it looks as if you are in a dream, and at the same time you are in reality also. So the same condition happened with the narrator. He was in reality, he was awake, he was fully awake, he was fully aware of all sorts of happenings around him। Okay, और वो लिटरली चलते फिरते इंसान है, सो नहीं रहे हैं। ठीक है, उनको ये भी पता है कि मैं कहाँ पे हूं, बट स्टिल उनकी विश फुलफिलमेंट करने वाला ड्रीम उनको आता है। ऐसा साइकियाट्रिस्ट राइटर को बताते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभार होता है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपनी हॉबी पे ध्यान दो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होने का।
अगर ऐसा बहुत लगता है स्ट्रेसफुल, तो थोड़ा रेस्ट करने का, कोई दूसरी जगह पे चले जाने का, अपनी हॉबीज के साथ टाइम स्पेंड करने का, या तो जो व्यक्ति के साथ हमें ज्यादा पसंद आता है उनके साथ बातें करो, खुश रहो, तो ये टाइप का स्ट्रेस जो है वो दिमाग से निकल जाता है. सच काइंड ऑफ काउंसलिंग वाज डन बाय द साइकियाट्रिस्ट. It was not a kind of a very serious problem because it's just a kind of a temporary psychological condition. ठीक है, ऐसा काउंसलिंग होता है नरेटर को साइकियाट्रिस्ट के द्वारा. ओके, बट स्टिल द नरेटर वाज नॉट फुली कन्विंस्ड विद दैट. ही केप्ट ऑन ट्राइंग टू रीच टू द थर्ड लेवल. ठीक है, थर्ड लेवल पे जाने का वो बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने लिटरली ये देखा है, उस जमाने के लोगों को देखा है. ठीक है, और वो क्या एक्टिविटीज उस वक्त कर रहे थे, क्या उन्होंने पहना था, कैसे दिख रहे थे. ठीक है, यहाँ तक के टिकट विंडो के क्लर्क के पास जाके उन्होंने बात भी किया था, टिकट खरीदने का कोशिश भी किया था, हालांकि खरीद नहीं पाए थे, और उनको जहां पे जाना था वो नहीं जा पाए थे. बट he still believed that it was very possible. Okay, तो ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं. But for few days nothing happened. That idea kept on lingering into his mind every now and then, and he was just looking forward to visit that third level which was there in his mind. लेकिन सडनली एक दिन, वो खुद तो थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सडनली एक दिन उनके हाथ में एक लेटर आता है, उनके घर पे एक लेटर आता है, विच वॉज डेटेड बैक टू द डेट ऑफ वन ऑफ द डेट्स ऑफ 1894. 1894 की डेट उसके ऊपर लगी हुई है, इस लेटर के ऊपर, और उसके ऊपर जो स्टैंप लगा हुआ है वो भी उस टाइम से बिलोंग करता है. ओके, प्रेसिडेंट गारफील्ड का वो स्टैंप था जो कवर पे लगाया गया है. The cover was also looking all old actually, that belonged to that particular old time. ठीक है, and strangely when he opened the letter, एक छोटा सा लेटर था actually, तो लेटर ओपन करके वो पढ़ते हैं. ठीक है, और उसमें लिखा है कि मैं थर्ड लेवल पे आ गया, और इस दुनिया में मैं आ गया हूं, पास्ट की दुनिया में, 1894 वाली, and I'm really enjoying this world actually and don't want to come out of it, and I really wish that you and your wife Louisa should join me as well in this third level. तो इस दुनिया में तुम लोग भी मैं यहाँ पे गैल्सबर्ग इलिनॉय, ठीक है, वहां पे रह रहा हूं, और मेरे साथ आप लोग भी ज्वाइंट हो जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है. ठीक है, लेटर के ऊपर नरेटर के ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा हुआ था, एंड एट द बॉटम ऑफ द लेटर व्हेन द नरेटर रेड, ओके, तो उसको पता चलता है कि ये लेटर जो है वो उसको लिखा गया था सैम के द्वारा. ये लेटर जो लिखा था उसने, ठीक है, वो और कोई नहीं, सैम था जिसने लेटर लिखा था. सो ही वाज नन अदर देन हिज ओन साइकियाट्रिस्ट, जो कुछ दिनों पहले उसको ये समझा रहा था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव वर्ड है ये. ठीक है, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ गया है, इसलिए ऐसे तुम्हें लाइक ड्रीम, वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट टाइप का एक ड्रीम तुम्हें आता है चलते फिरते, जिसको तुम रियल समझ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी होता नहीं. ओके, सो विद दिस काइंड ऑफ मिस्टीरियस सिचुएशन द स्टोरी कम्स टू एन एंड. काफी मिस्ट्री है इसमें, क्योंकि एंडिंग पार्ट है उसमें राइटर को लिटरली ये दिखता है कि जो साइकोलॉजिस्ट ने मेरा काउंसलिंग किया था, ऐसी चीजों को मानने से मना करने के लिए बोला था मुझे, ठीक है, वो खुद एक थर्ड लेवल पे अब पहुंच गया है. वहां से उसने लेटर लिखा है, और वो उसको और अपनी वाइफ को, लुइजा को, वहां पे आने के लिए बोल रहा है. And he was literally enjoying that world of 1894. With that sort of mystery, the story comes to an end. लेकिन इसका कंक्लूजन हम यही कर सकते हैं कि अगेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि राइटर का, नरेटर का सोचने का तरीका कुछ इस तरह से है
कि इसको भी हम एक इमेजिनेशन ही गिन सकते हैं। द सॉर्ट ऑफ the incident of receiving the letter in his hand, reading out the letter, the kind of whatsoever was written in the letter, implying that it was written by Sam, it was also bearing the address of the narrator's grandfather, and all sorts of small detail which was written in the letter by Sam, which was again the kind of product of his own imagination. नरेटर्स ओन इमेजिनेशन, उसका ही ये बाय प्रोडक्ट है कि ये लेटर भी एक इमेजिनेशन ही हो सकता है, क्योंकि ये एक काल्पनिकता जो है, एक इमेजिनेशन है, उसको नरेटर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ही इज स्टिल स्टक विद दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन इवन आफ्टर दैट फर्स्ट इंसिडेंट। उनको दूसरा मौका मिलता नहीं है उस थर्ड लेवल पे जाने का, लेकिन फिर भी उसका विचार जो है वो अभी तक छोड़ नहीं पाते, उसका थिंकिंग जो है कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए अब वापस उनको ऐसा इमेजिनेशन हो रहा है कि मेरा जो मित्र है, ये फ्रेंड जो है सैम है, वो खुद थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, वहां पे लिटरली रह रहा है, वहां पे रह के अब वो मुझे बुला रहा है। ठीक है, तो यही एक सोल्यूशन हम दे सकते हैं स्टोरी का, कि ये लेटर जो है वो खुद भी राइटर का एक इमेजिनेशन ही होगा। ओके, एंड क्योंकि कॉन्स्टेंटली अभी भी वो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग जो चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है, ठीक है, उसको हम कहीं ना कहीं रियलिटी मान लेते हैं। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा, और साइकियाट्रिस्ट भी ऐसा कई बार बताते हैं। ठीक है, उनके आर्टिकल्स में भी वो कई बार ऐसा लिखते हैं कि रात को सोते वक्त हमने जो कुछ भी फेस किया है वो चीज हमारे सपने में आती है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, इन केस इफ यू हैव वॉच्ड द हॉरर मूवीज बिफोर यू वेंट टू स्लीप, there might be a chance of a terrible dream, एक नाइटमेयर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और अगर कोई अच्छा इंसिडेंट हुआ है, कोई सपोज आपने पार्टी में एंजॉय किया है, बहुत अच्छा एंजॉय किया है, बहुत मजे किए हैं, ठीक है, तो एक ऐसा वाला अच्छा वाला ड्रीम भी आता है। ऐसा जरूरी नहीं है खतरनाक ड्रीम ही आता है, ऐसा नहीं है, बट कहने का तात्पर्य यही है कि whatsoever situation that we have been through just before going to sleep, okay, we might have a chance of coming that particular incident related to that incident as a dream। ठीक है, वो ऐसा ही कुछ ड्रीम हमें आता है, और उसी ड्रीम में अगर हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी विचारों में अगर हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमें लिटरली रियलिटी की तरह ही लगता है। ठीक है, तो ये भी वैसे देखा जाए तो भले ही नरेटर ने खुद ऐसा बताया कि ये रियलिटी है, ऐसा उनके फ्रेंड ने लेटर लिखा था, बट बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी ऑल वी कैन से, ऑल वी कैन कंक्लूड is that it was nothing more than the writer's own imagination, because he was always stuck with that thought. That's why. Okay, so with that the discussion of this chapter comes to an end. In case if you still have any doubt, you can convey it to me. लेकिन आपको स्टोरी रीड करना है, कम से कम 1-2 बार आपको स्टोरी रीड कर देना है ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। But even after that, in case if you are still left with any doubt, you can definitely convey it to me. And as far as the exercise is concerned, you can refer to the camp publication, which is basically the best book for you to refer in case if you want to have a reference book for studying the exercise. Okay, camp publication आपके पास होना चाहिए एक्सरसाइज स्टडी करने के लिए। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, so that is it. Thank you very much for your time, and that's all for today.